नमस्कार प्रणाम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक धमाकेदार सेशन। दोस्तों इस धमाकेदार सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी के तीसरा चैप्टर के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है जनन और आज हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन में इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक दोस्तों, जो कि आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, तो चलिए दोस्त लोग, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस सेशन को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न को। ठीक दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है ये ध्यान देते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? पत्तियों द्वारा होता है या फिर फूलों द्वारा होता है, फिर तना द्वारा होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अधिकतर देखे होंगे कि ये जो आपका पुष्प होता है ना, तो वह पुष्प पादपों में अर्थात पुष्प में लैंगिक जनन होता कैसे? दोस्तों पुष्प में लैंगिक जनन पुष्प द्वारा ही होता है, अर्थात फूल द्वारा ही होता है। वह कैसे होता है? तो आप लोग देखते होंगे कि ये जो तितलियां भौरा मंडराते रहती है एक फूल से दूसरे फूल, तो दोस्तों एक पुष्प का परागण या जो तितलियां होती है, भौरा होती है, वहां से उठा के दूसरे पुष्प में डालता है। उसी के कारण आपका लैंगिक जनन होता है पुष्पी पादपों में फूलों द्वारा। ठीक दोस्तों, समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन है शुक्राणुवाहिका और चौथा ऑप्शन है आपके पास डिंब वाहिनी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि मादा यानी कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग इनमें से शुक्र वाहिका नहीं है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग बात? बाकी अंडाशय, गर्भाशय या फिर डिंब वाहिनी यह सब मादा जनन क्या है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है। ठीक दोस्तों, समझ गए। लेकिन एक आपका शुक्रवाहिका मानव मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है, यह चीज याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं तो फटाफट से आप चैट सेक्शन में इसका उत्तर बताइए, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को पौनापन कहते हैं, यह चीज याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन के साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता या फिर मटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक लिंगी पादप का जो उदाहरण है ना भैया, वह आपका पपीता का पेड़ है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो दोस्तों मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वह आपका ईस्ट में होता है। ठीक ना? समझ रहे हैं आप लोग? ईस्ट में मुकुलन द्वारा ही प्रजनन होता है, बाद बाकी किसी में नहीं होता है। ठीक ना? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छठा प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो दोस्तों फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर या फिर अंडप या फिर वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि फूलों में नर अंग जो होता है भैया, वह आपका पुंकेसर होता है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, ये तो दो ही केसर होता ही है, पुंकेसर एक स्त्री केसर। ठीक ना? लेकिन नर का प्रजनन अंग, फूलों में नर का प्रजनन अंग पुंकेसर होगा और फूलों में नारी का प्रजनन अंग क्या होगा? स्त्री केसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते देखते हैं सातवां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों सातवां प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि द्विखंडन होता है, यह बताइए द्विखंडन किस में होता है? आपका ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है पैरामीशियम, तीसरा ऑप्शन है क्या लिस्मेनिया में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगर क्या होगा इसका उत्तर तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा कि द्विखंडन जो होता है आपका वह अमीबा में होता है, याद रखिएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? द्विखंडन किस में होता है?
अमीबा में होता है, यह चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों आठवां प्रश्न है, प्रश्न कर है या क्या कर है कि निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है। तो दोस्तों किस जीव में बहु विखंडन होता है? ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया परजीवी, चौथा ऑप्शन है ईस्ट। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका जो है ना, मतलब किस जीव में बहुखंडन यानी कि बहु विखंडन होता है। तो दोस्तों यह एक अमीबा एक ऐसा जीव है जिसमें जिसमें बहु विखंडन होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि बायोफाइलम बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तो दोस्तों बायोफाइलम में जो है आपका पत्तियों के भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, याद रखिएगा। ठीक ना, जो कि आपका एक ए नंबर का विकल्प सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर के प्रश्न का। ठीक दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न यही है कि मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फिर फिलोपियन नलिका में। तो दोस्तों आप बताने के प्रयास कीजिए चैट सेक्शन में इसका उत्तर कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है भैया। तो दोस्त लोग हम आपको बताना चाहेंगे कि मानव मादा में जो निषेचन की क्रिया होती है वह फिलोपियन नलिका में होती है, याद रखिएगा। ठीक ना, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन सभी में होता है, अर्थात पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, और जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का सभी में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पुदीना में होता है, हल्दी में होता है, अदरक में होता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न करा है कि खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में या फिर सितारा मछली में या फिर टिड्डे में या फिर कोए में कौवे में। ठीक दोस्तों, तो चलिए आप बताने की प्रयास कीजिए कि खंडन द्वारा जनन होता किस में है, फटाफट से बताइए चैट सेक्शन में। ठीक ना, तो दोस्तों खंडन द्वारा जनन वह सितारा मछली में होता है जिसको हम लोग स्टार फिश के नाम से जानते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर का प्रश्न क्लियर है, इसका उत्तर भी क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा कि कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि कायिक प्रवर्धन आपका जड़ द्वारा भी संभव है, तना द्वारा भी संभव है, पत्ती द्वारा भी संभव है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का उपरोक्त सभी द्वारा। ठीक ना, समझ गए 13 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर है कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तो दोस्तों तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है पुदीने में, आलू में या फिर बायोफिल्म में या फिर इनमें से सभी में। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा भैया वह आलू हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, यानी कि आलू में क्या पाया जाता है, अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। ठीक ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या फिर प्लाज्मोडियम में। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए, तथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है भैया वह आपका हाइड्रा में होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, यह चीज याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न आपके साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में या फिर प्लाज्मोडियम में या फिर लेशमानिया में। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से कि आपका ईस्ट जो है ना भैया वह अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ही होता है ईस्ट में। ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। तो चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका शुक्रवाही का मादा यानी कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाही का। हालांकि हम लोग यह प्रश्न दूसरा प्रश्न में कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, अच्छा हुआ जो कि यहाँ पे आया। आप देखिए क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। ठीक ना,
आप समझ सकते हैं इससे कि आपको किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है आपके बोर्ड की परीक्षा में, ठीक ना? समझ गए दोस्तों? हम लोग जो प्रश्न देखते हैं, सिर्फ प्रश्न पढ़ने का मतलब यह नहीं हुआ कि हम लोग भाई प्रश्न याद करते हुए चले गए या फिर बनाते हुए चले गए, हमको याद है। इसके साथ साथ आपको देखना भी पड़ता है कि कौन सा प्रश्न किस पैटर्न के आधार पर पूछा हुआ है और हमको किस एंगल से पूछ सकता है आगे चल के, यह सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक दोस्तों, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए, पराग कोश में होता है परागकण, याद रखिएगा, ठीक ना? पराग कोश जो कि आपका पुष्प में होता है और वह में यानी कि पराग कोश में जो होता है भैया वह परागकण ही होता है, ठीक ना? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया और पकड़िएगा जरा बात को। प्रश्न क्या कह रहा है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए? मादा युग्मक किसे कहते हैं? गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित हो उसे मादा युग्मक कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया। दोस्तों, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क या फिर खून की कमी या फिर विटामिन की कमी या फिर पोषण की कमी। तो दोस्तों, एड्स का जो रोग होता है ना भैया वह आपका क्या होता है कि खून की कमी से होता है, ठीक ना? समझ गए आप लोग? शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा भैया? सॉरी 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 दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा गड़बड़ कर दिए हम यहाँ पे, इसके लिए सॉरी। चलिए, प्रश्न करा कि एड्स रोग का प्रमुख कारण होता है भैया और सुरक्षित यौन संपर्क बनाना। ठीक दोस्तों, समझ गए? इसके लिए प्रोटेक्शन आपको यूज करना ही होगा, ठीक ना? समझ गए? अर्थात कहने का अर्थ यही है कि अगर आप इसको बिना प्रोटेक्शन के यूज करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, तो आपको एड्स रोग का बहुत ही ज्यादा चांस है होने का, ठीक ना? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। ध्यान दीजिएगा भैया। 21 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? तो दोस्तों, पंखुड़ियों का रंग जो अधिकतर होता है ना भैया वह हरा होता है, याद रखिएगा, ठीक ना? क्या होता है? पंखुड़ियों का रंग हरा होता है, यह चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों, 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या फिर बीज? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का शानदार तरीके से उत्तर। जो आपका अंडाशय है ना भैया, ये जो आपका अंडाशय है वह फूल का एक ऐसा भाग है जो फल में बदल जाता है। ठीक दोस्तों, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? ये सब चीज आपको याद रखना होगा भैया। इसमें हम आपको ट्रिक क्या बताए, इसमें फिर आपको समझाए हम क्या? डायरेक्ट अंडाशय जो है फूल का ऐसा भाग होता है जो फल में बदल जाता है। दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है भैया। चलिए 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है जरा ध्यान देते हैं कि भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है कि जो है हम लोग प्राणकुर कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? शानदार तरीके से, यानी कि भ्रूण के जिस भाग से कोई तना पत्तियां बनने लगती है तब उसे प्रांकुर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न क्या आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों, 24 नंबर का प्रश्न कह रहा भैया, क्या कह रहा है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि खंडन, विखंडन, पाणु समाघंस है या फिर समासंग है या फिर इनमें से सभी है? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे इसमें जो है कि एकल जीव में अर्थात एक कोशिकीय जीव में प्रजनन की जो विधि होती है वह खंडन द्वारा भी होता है, विखंडन द्वारा भी होता है या फिर बीजाणु समा संघ द्वारा होता है, इनमें से सभी द्वारा होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? शानदार तरीके से, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी द्वारा एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की विधि होती है। ठीक ना? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न क्योंकि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों, 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग का, केवल स्त्री जननांग का, नर एवं स्त्री दोनों जननांग का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, लैंगिक जनन, दोस्तों लैंगिक जनन जो होता है ना भैया उसमें आपको नर एवं स्त्री जननांग दोनों चाहिए, तब जाके आपका लैंगिक जनन हो पाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए? शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न क्या आपके साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है
कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, नर या फिर स्त्री या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुंकेसर जो है आपका, वह आपका नर जननांग है पुष्प का। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ना भैया, पुंकेसर नर हो गया और स्त्री केसर स्त्री हो गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है दाढ़ी एवं मूछ उगना, कंठ का फूलना, मांसपेशियों उभार आना, ये सभी। तो दोस्तों पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण इनमें से सभी होता है, अर्थात जब कोई लड़का, ठीक ना, यौन अवस्था में जाता है तब आप उसको देखने को मिलेगा आपको कि दाढ़ी एवं मूछ आ जाता है धीरे धीरे। उसके बाद जो है ये जो कंठ में जो गला कुछ ऐसे क्या करता है, क्या कर सकते हैं उसको, कुछ उभार आता है कंठ में गला में, ठीक ना, और मांसपेशियों का उभर आना, ठीक ना, अर्थात उसका देखिएगा कि मसल फूलने लगता है, तब उससे पता चलता है कि ये जो लड़का है अब यौवन अवस्था में आ गया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर का प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है। दोस्तों स्त्रियों में जो यौनारंभ के लक्षण होते हैं, स्तनों में वृद्धि, उसके बाद है नितंबों का उभरना और रजोधर्म का प्रारंभ, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ के आप लोग शानदार तरीके से, दिक्कत नहीं है। डाउट क्लियर है, अगर डाउट हो तो बताइएगा जरूर, ठीक ना, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नांकित में कौन सा। तो दोस्तों मनुष्यों में नर जननांग जो होता है आपका, वह क्या होता है, वृषण भी होता है, वाहिका भी होता है, मूत्र मार्ग भी होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। 29 नंबर के प्रश्न को चलिए देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न क्या आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 30 का प्रश्न कह रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो दोस्तों शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिका में होता है, याद रखिएगा, ठीक ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट क्लियर है, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा डाउट क्लियर है तो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया। तो भैया 31 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि स्त्रियों में अंडाशय की कितनी संख्या होती है। दोस्तों स्त्रियों में अंडाशय की दो संख्या होती है, एक लेफ्ट तरफ होती है, एक राइट तरफ होती है, ठीक ना, समझ गए, किडनी के नीचे, ठीक, समझ गए, यानी कि इससे जुड़ा हुआ, वजाइना से जुड़ा हुआ, ठीक ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न क्या आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूण बनता है, बीजाणु बनता है, युग्मजन बनता है, या फिर इनमें से कोई नहीं बनता है। तो दोस्तों आप बताइए कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है भैया। तो दोस्तों मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप वह क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, शानदार तरीके से, क्लियर है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, याद रखिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा और पकड़िएगा बात को जरा, ठीक, यानी कि समझने की प्रयास कीजिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए 33 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं मूत्राशय में, अधिवृषण में, या फिर शुक्रवाहिका में, या फिर मूत्र मार्ग में। तो दोस्तों वृषण में बने शुक्राणु संचित कहाँ होता है भैया, तो वह जो आपका, यानी कि वृषण में बने शुक्राणु जो संचित होता है वह आपका अधिवृषण में होता है, याद रखिएगा, ठीक ना, समझ गए आप लोग, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है। दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि वैसे परिवर्तन जो नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं टकराना, क्षमता, निकेत, या फिर परिवर्तन। तो दोस्तों वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वह कहलाता है भैया निकेत, याद रखिएगा, क्या कहलाता है भैया, निकेत कहलाता है, यह चीज याद रखिएगा, ठीक ना, समझ गए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, आपके पास विकल्प है पपीता, दूसरा विकल्प है सरसों, तीसरा विकल्प है उड़हुर और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हालांकि यह प्रश्न हम लोग कुछ क्षण पहले ही कर चुके हैं, अर्थात आपको सिर्फ यहाँ पे बताना है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण है भैया वह आपका पपीता है, यह चीज याद रखिएगा, ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न क्या आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा,
भैया 36 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं। तो दोस्तों मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं? 12 की उम्र में, 18 की उम्र में, 24 या फिर 30 वर्ष की उम्र में? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि जब 18 वर्ष हो जाता है किसी भी लड़का का, तब वह संपूर्ण रूप से यौवन अवस्था में आ जाता है, यानी उसका शादी ब्याह करा देने पर बाल बच्चा तुरंत ही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिर इनमें सभी में? तो दोस्तों आप बताने की प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है भैया। दोस्तों आपका समय हो गया है अब समाप्त। शुक्राणु का जो निर्माण होता है भैया वह वृषण में होता है, याद रखिएगा। ठीक ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? पुरुष एवं स्त्री दोनों में या फिर किसी में नहीं? तो दोस्तों आप बताने की प्रयास कीजिए का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वह किसमें पाया जाता है। ठीक दोस्तों, आप फटाफट से चैट सेक्शन में बताइए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बता दूंगा इसका उत्तर। ठीक ना, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा इसी में पाया जाता है, यह चीज याद रखिएगा। ठीक ना, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा है? कायिक प्रवर्धन या फिर बीजाणु समासंग या फिर मुकुलन या फिर विखंडन? तो दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि होती है भैया वह आपका मुकुलन होता है, याद रखिएगा। क्या होता है भैया? मुकुलन होता है, याद रखिएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया याद। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा और समझते हुए चलिएगा भैया। क्या रहा है प्रश्न, आइए समझते हैं। दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? बाह्य दल या फिर पंखुड़ी या फिर पुंकेसर या फिर स्त्री केसर? दोस्तों पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जो परागगण बनाता है? चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, आप चैट सेक्शन में बताइए इसका उत्तर क्या होगा, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि पुष्प का पुंकेसर जो है आपका परागकण बनाता है। ठीक ना, पुंकेसर क्या बनाता है? पुष्प का परागगण बनाता है, याद रखिएगा। ठीक, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न क्या आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भैया, क्या कह रहा है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कायिक विधि का प्रयोग किया जाता है। गन्ना में, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में जब उसका खेती किया जाता है तब उसमें जनन की कायिक विधि को अपनाया जाता है। अब बताइए, अब आप कहिएगा कि सर वो कहिए वो कैसे? तो दोस्तों आप कायिक प्रवर्धन जानते हैं? कायिक प्रवर्धन वही होता है जिससे मतलब जो है तना से पौधा निकल आए, उसी को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जब आप गन्ना लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? गन्ना का बीज बोते हैं? नहीं ना, उसका क्या करते हैं कि जहाँ पे उसका क्या बोलते हैं, उसका गांठ नहीं होता है वही लगाते हैं, तब उसी से निकलता है। जी हाँ, गन्ना जो है आपका एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन हो गया, उसी तरह गुलाब भी हो गया, उसी तरह अंगूर भी हो गया। ठीक दोस्तों, उसका भी बीज नहीं होता है, उसको भी तना से ही उगाया जाता है। ठीक ना, समझ गए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 42 नंबर का प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक निचली थैलानुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे गर्भाशय कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक ना, क्लियर है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। अब आपको पूछा जाएगा कि भैया बताइए गर्भाशय कहते किसको है? तो दोस्तों आपको बताना होगा कि सर गर्भाशय मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक निचली थैलानुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 43 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि मां के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को या फिर शुक्राणु को? दोस्तों आपको बताना चाहेंगे का जो उत्तर होगा, अर्थात मां के रुधिर से पोषण जो मिलता है भैया वह भ्रूण को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आपको कहीं भी डाउट हो, किसी भी जगह दिक्कत हो तो कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है। आपके साथ साथ आप यानी कि आपके प्रश्न के साथ साथ आपको शानदार तरीके से उत्तर भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 के बाद 44 नंबर का प्रश्न क्या आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 44 नंबर का प्रश्न कह रहा है
कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना या फिर 8 महीना। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मानव मादा में गर्भकाल का जो समय होता है भैया वह आपका 9 महीना होता है। ठीक ना, समझ गए आप लोग। शानदार तरीके से 9 महीना के बाद बेबी अपने आप बेबी का बर्थ हो जाता है। ठीक दोस्तों, यानी कि बच्चे का जन्म होता है 9 महीने के बाद, जब कोई महिला गर्भवती रहती है तब। ठीक ना, समझ गए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है। विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न कह रहा है कि ऋतुस्राव या तो रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन या फिर 4 से 10 दिन या फिर 5 से 11 दिन। तो ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब आप कहिएगा कि सर रजोधर्म क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग पीरियड्स का नाम सुने हैं, हाँ बिल्कुल सुने हैं। पीरियड्स को ही क्या कहते हैं, रजोधर्म कहा जाता है। और ऋतुस्राव उसी को कहा जाता है, किसको, पीरियड्स को कहा जाता है, जिसके लिए सेफ्टी बहुत ही सारा चीज निकल चुका है। ठीक ना, ऋतुस्राव या रजोधर्म का जो समय होता है भैया वह आपका क्या होता है, 2 से 8 दिन तक होता है। ठीक ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों 46 नंबर का प्रश्न कह है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, बीज बनता है, भ्रूण बनता है या फिर खून का थक्का बनता है या फिर इनमें सभी बनता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इसका उत्तर शानदार तरीके से, निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में आपका भ्रूण बनता है, याद रखिएगा। ठीक ना, क्लियर है, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न आपके साक्षात प्रस्तुत है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करते हैं वह जनन कहलाता है, याद रखिएगा। दोस्तों समझ में कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है। मतलब वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करता है उसे जनन कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न तो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 48 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि जनन कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 4, 1। आप बताने की प्रयास कीजिएगा कि जनन होता कितने प्रकार का है। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं ना तो बताइए फटाफट से क्या होगा, जनन कितने प्रकार का होता है। अन्यथा मैं आपको बता दूं अभी साथ साथ कि आपका जो जनन जो होता है ना भैया वो आपका 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, डाउट क्लियर है। चलिए अगर कहीं भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है, विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 49 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। दोस्तों अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है, विखंडन होता है, मुकुलन होता है या फिर बीजाणुजनन होता है, फिर इनमें से सभी होता है। हमको नहीं पता भैया, अगर आपको पता है तो चैट सेक्शन से भर दीजिए अपना कमेंट से, ठीक ना। और मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि अलैंगिक जनन इनमें से किस में है। तो दोस्तों हम आपको, चलिए आपका समय अब हो गया है समाप्त, हम आपको बता दें कि अलैंगिक जनन जो होता है भैया वह विखंडन से भी होता है, मुकुलन भी होता है और बीजाणु जनन भी होता है, और इनमें से सभी, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर की से कलिका निकलती है, यानी कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर कलिका निकलती है, मुकुलन में, विखंडन में या फिर अपखंडन में या फिर बीजाणु जनन में। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से, यानी कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती। तो दोस्तों मुकुलन में जो है जनक के शरीर से कलिका निकलती है, किस प्रकार के जनन में, मुकुलन में। ठीक दोस्तों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न क्या आपके ये रहा। तो दोस्तों 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पराग कोश में पाया जाता है परागगण। पराग कोश में क्या पाया जाता है भैया, परागकण पाया जाता है। हालांकि यह क्वेश्चन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, बना चुके हैं, इसलिए हम लोगों के पास आया है फिर से वही प्रश्न। तो ऐसा नहीं कहिएगा कि भैया फिर से आया, क्या दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रिवीजन तो हो गया ना भैया, 2 बार रिवीजन हो गया। आप समझ लीजिए यही से कि आपको एक प्रश्न याद ही हो गया। ठीक दोस्तों, समझ गए। वैसे तो आपको याद करना है हर एक प्रश्न, ठीक ना, और ध्यान में रखना है और आपको रिवाइज भी करते रहना है। ठीक, ये जो पीडीएफ है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप शानदार तरीके से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 52 नंबर का प्रश्न जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है। दोस्तों 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि
केसर के आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिका अंडाशय, वर्तिकाग्र या फिर पुष्पासन। तो दोस्तों चलिए, अगर आप लोगों को पता है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, फटाफट से चैट सेक्शन में बताइए, अन्यथा मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को जो कहते हैं भैया वह अंडाशय कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है भैया कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना, समझ गए, कोई डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन साक्षात प्रस्तुत है, विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों 54 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निषेचन की क्रिया किस होती है, अमीबा में, इष्ट में या फिर पुष्पी पादप एवं जंतुओं में या फिर इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से। निषेचन की जो क्रिया होती है ना भैया, वह होती किसमें है। तो दोस्तों वह पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है निषेचन की क्रिया, ठीक दोस्तों, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, ध्यान दीजिएगा भैया। तो चलिए 55 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है, फूल, फल, बीज या फिर भ्रूण। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका फूल से जो फल बनने की प्रक्रिया होता है वह अंडाशय करता है, जो कि आपका अंडाशय की दीवारें फल में तब्दील हो जाता है, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से 55 नंबर के प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। दोस्तों आप क्या आपको पता है, ध्यान है, हम लोग क्वेश्चन पहले ही इस प्रश्न की चर्चा किए हैं शानदार तरीके से, किए हैं कि नहीं किए हैं, बिल्कुल किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, ध्यान दीजिएगा भैया। प्रश्न कर रहा है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है, फल बनती है, बीज बनती है या फिर बीजावरण बनती है या फिर भ्रूण बनती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर जो बनती है भैया वह आपका बीजावरण बनता है, याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए 57 नंबर का प्रश्न देखते हैं जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 57 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष अंग में पाया जाता है। तो दोस्तों यह कौन सा भाग है, आपके पास विकल्प है फैलोपियन नली का, दूसरा विकल्प है लेबिया माइनोरा और तीसरा विकल्प है शुक्रवाही का और चौथा विकल्प है भैया परिपक्व तक। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह शुक्रवाही का हो जाता है, जो कि क्या होता है, केवल पुरुष में ही यह जननांग पाया जाता है, ठीक दोस्तों, समझ के आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न जो कि आज के इस सेशन का सेकेंड लास्ट प्रश्न है भैया, ठीक ना, चलिए लास्ट नहीं, थर्ड सेकंड लास्ट है, ठीक ना। चलिए 58 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के योजन से क्या बनता है, जाइगोट जी हाँ, जाइगोट बनता है या फिर अंडाणु बनता है या फिर शुक्राणु बनता है या फिर वीर्य बनता है। तो दोस्तों नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जो बनता है भैया वह आपका जाइगोट बनता है, याद रखिएगा, ठीक ना, समझ गए, जाइगोट कैसे बनता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट का निर्माण होता है, यह चीज याद रखिएगा, ठीक दोस्तों, समझ गए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके साक्षात प्रस्तुत है। दोस्तों 59 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन या फिर 30वें। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु तो है आपका भैया वह 14वें दिन पर अंडाशय से बाहर निकलता है, कितने दिन पर भैया, 14वें दिन पर, याद रखिएगा, ठीक ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो है लैंगिक जनन रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग, तीन ऑप्शन ऐसा है जो दिया हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका लैंगिक जनन से रोग का कोई संबंध है ही नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स, है गोनोरिया, है सिफिलिस, ठीक दोस्तों, अर्थात यह जो आपका टाइफाइड है, टाइफाइड बुखार जो आपको धरता है, क्या आपका लैंगिक जनन से संचारित रोग है, बिल्कुल नहीं है, ये तो सबसे अलग है भैया, ये आपको ठंडी लगने से ही आपको पकड़ेगा, ठीक ना, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है भैया, क्या आपको समझ में आया, चैट सेक्शन में बताइएगा,
आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ठीक दोस्तों। और सिर्फ आपको यहाँ पे 60 के 60 प्रश्न का उत्तर ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक ना। नीचे में आप जब पीडीएफ को नीचे कीजिएगा तब आपको शानदार तरीके से मिल जाएगा 60 के 60 प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से। दोस्तों हम इसको इसलिए दे चुके हैं ताकि आपको कहीं भी किसी भी जगह दिक्कत ना हो। आंसर आप कहाँ ढूंढिएगा, बार बार बुक उठाइएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको एक प्रश्न देखना है, पूरा प्रश्न जब आप कॉपी में बना लीजिएगा उसके बाद एक एक करके उत्तर मिलाते चलिएगा। आपका सही होगा तो हमको डीएम कर सकते हैं, किसमें, इंस्टा पे कर सकते हैं, ठीक ना, या फिर यूट्यूब में भी कर सकते हैं डबल टैब वीडियो बना के। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए तो दोस्तों क्लास को विराम देने से पहले अगर आप लोग यहाँ तक इस क्लास को देख चुके हैं तो इस क्लास को कर दीजिए लाइक। अगर इस चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, अंतिम में यही बात कहना चाहते हैं कि आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो, क्लास जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के राधे राधे।